जुलाई है 4, लेक्चर है 18। लास्ट टाइम हमने बात की थी कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी की। हमने ये देखा था कि कंजर्वेटिव अगर कोई मेरे पास फोर्स है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। सो ये बेसिकली लिंक था पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से है बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 and 2। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा अगर मेरे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। अगर क्लोज लूप है तो, जिसको हमने समहाउ यूं करके लिखा था, तो उस पर्टिकुलर केस में डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। एफ कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर मेरे पास फोर्स गिवन है तो मैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मुझे फोर्स दे रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, तो डेफिनेटली मैं कंजर्वेटिव फोर्स भी निकाल सकता हूँ। सो ग्रेडियंट ऑपरेटर किसके बराबर है? आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई प्लस जी करली बाय करली जेड। ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। सो इस तरीके से बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के साथ लिंक करते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? आज बेसिकली हम देख रहे हैं डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स, डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी की शेप्स हम देखेंगे। सो सपोज वी नो द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन 1D। हमें अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी कर्व गिवन है, वी नो द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, अगर हमें कोई पोटेंशियल एनर्जी कर्व गिवन है, उस केस में हमने क्या निकालना है? व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिकल्स मोशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमने पार्टिकल की मोशन निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मेन प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है? मेन प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है? से u ऑफ x अगर गिवन है तो x ऑफ t मेरे पास क्या होगा? अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो x मैं निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस को देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की जो ख़ास बात है वो ये है कि मेरे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी, जो कि कांस्टेंट ऑफ मोशन भी कहलाएगी। मेरे पास क्या है? मेरे पास ये है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कोई कांस्टेंट है जिसको मैंने ई का नाम दिया हुआ, ये मेरी इक्वेशन 1 है। हमें ये गिवन है, हमें यहाँ से किसी तरीके से पार्टिकल की मोशन निकालनी है। और पार्टिकल की मोशन हम कैसे निकाल सकते हैं? से सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ई, जो कि कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस यू की मैंने शेप सेम रख लिया माइनस ऑफ ई। टू जाके ये पहले ये यू जाके वहाँ माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर टू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम जाके डिवाइड हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर की शेप आ जाएगी 2/m ई माइनस यू ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर मुझे वी एक्स चाहिए तो इस पूरे के पूरे का रूट आ जाएगा। वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2/m ई माइनस यू ऑफ एक्स। सिमिलरली मुझे पता है कि वी ऑफ एक्स बराबर होता है डेल एक्स ओवर डेल टी विच इज़ इक्वल टू रूट 2m एग्जैक्टली दिस। अगर मुझे इसको x की टर्म्स अलग करनी है, डिपेंडेंस y की डिपेंडेंस t की डिपेंडेंस अलग करनी है, जिसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ आके डेल एक्स से डिवाइड हो जाएगा, ये t वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। से मेरे पास ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये शेप मेरे पास एग्जैक्टली ऐसे बन रही है। हमारे पास ऑब्जेक्ट 1D है। से हम स्टार्ट लेते हैं किसी टाइम t इजिकल टू 0 पे, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन x इजिकल टू 0 है। एट सम लेटर टाइम t, पार्टिकल का टाइम t है तो उसकी पोजीशन सम पोजीशन x है। से अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, एग्जैक्टली इस शेप के थ्रू इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ x इजिकल टू 0 से सम x से x टाइम t से मैं इंटीग्रेट करता हूँ t इजिकल टू 0 से सम टाइम t। मेरे पास जो शेप आ जाएगी वो समहाउ कुछ यूँ आ जाएगी। इंटीग्रेट 0 से लेके x dx रूट 2/m ई माइनस यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0 से लेके t dt।
इस इक्वेशन को मैंने 2 कह दिया है, और जो हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन थी इसको मैंने लेबल किया था 1। अगर किसी को याद है तो ये जो एनर्जी की इक्वेशन थी k + u विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट E, इसको मैंने लेबल किया था इक्वेशन 1, इसको मैंने लेबल किया हुआ इक्वेशन 2। ये इंटीग्रल आसान नहीं होते सॉल्व करना, प्योरली डिपेंड करता है कि u ऑफ x की शेप क्या गिवन है, क्योंकि ये तो मुझे क्या पता है कांस्टेंट है, जो भी u ऑफ x की शेप होगी उसी पे फिर डिपेंडेंस आएगी सारे के सारे इंटीग्रल की। देखना पड़ेगा कि कुछ सिंपल पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स के लिए, पोटेंशियल एनर्जी की शेप्स के लिए ये इवेल्यूएट करना आसान है, लेकिन इन जनरल ये इवेल्यूएट करना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। हम एक एग्जांपल लेते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम का, जिसमें हमें ये नोन होगा, जिसमें हमें ये नोन होगा। उसके बाद हम इसमें से x निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा मेन टारगेट था। से मैस स्प्रिंग सिस्टम में मुझे 2 चीज़ें गिवन होती हैं। मैस स्प्रिंग सिस्टम में मुझे क्या गिवन है, से इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और होगा, क्योंकि स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब यहाँ से हम छोड़ेंगे। सो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा एट टाइम t = 0। हमारे पास x जो आएगा वो x0 आएगा। फिर जैसे ही मैं इसे रिलीज़ करूँगा, दरमियान में 0 और x0 के दरमियान किसी पर्टिकुलर पॉइंट t पर मैं देखूँगा कि इसका डिस्टेंस क्या है। सो बेसिकली डिस्टेंस हम 0 से ही देख रहे हैं, वो डिस्टेंस हम अगेन 0 से ही देखेंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर डिस्टेंस x होगा। सो मैस स्प्रिंग सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है कि कांस्टेंट होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के x²। इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है व्हेन टाइम t = 0 x = x0, जब हमें स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है। एट x0 मुझे पता है कि उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी जब डिस्प्लेसमेंट x0 होगा। सो मुझे E भी पता है, हाफ के x0 है। मुझे u पता है जो कि हाफ के x² है। सो इनिशियल पॉइंट इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट x0 है, t है। फाइनल पॉइंट इसका क्या है, x = x0, t = 0। फाइनल पॉइंट इसका क्या है, इसका फाइनल पॉइंट x है, बिटवीन x0 एंड 0, x0 और 0 के दरमियान कोई पॉइंट x है एट सम लेटर टाइम t। सो हमारे पास जो इंटीग्रल में आ जाएंगी चीज़ें वो क्या आ जाएंगी, E कांस्टेंट है, हाफ के x0², ये मेरे पास u है हाफ के x²। x वेरी कर रहा है x0 से लेके सम डिस्टेंस, सम डिस्प्लेसमेंट x तक। t वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 तक, t तक। तो मेरे पास इक्वेशन 2 थी, जो कि मेरे पास इक्वेशन 2 थी। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, इसकी लिमिट सेम रहेगी। सो मेरे पास जो शेप आ जाएगी इंटीग्रल की, वो शेप कुछ यूँ आ जाएगी। इक्वेशन 2 मेरे पास चेंज होके कैसे आ जाएगी, ये कांस्टेंट आ गया, E कांस्टेंट की वैल्यू, u ऑफ x की वैल्यू ये सेम है, सम डिस्प्लेसमेंट x0 से x, सम डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके t dt। इसका इंटीग्रल सिंपल, बहुत ही सिंपल है। डेल t का इंटीग्रल t आ जाएगा, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, ये सिंपली t आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ के मैं कॉमन निकाल लूँगा, हाफ के बाहर आ जाएगा। सो मेरे पास 2 पहले से है, के ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, m पहले से है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x0 का स्क्वायर माइनस x², ये कांस्टेंट है, इस पर इंटीग्रल है जो कि इक्वल है t के। सो मुझे पता है कि फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम ω² बराबर होता है k/m के, जो कि कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। सो डेफिनेटली जो ओमेगा आएगा वो √k/m आएगा। मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्टली k/m आ रहा है, तो k/m के रूट को मैं रिप्लेस कर दूंगा ओमेगा से। रूट सिर्फ और सिर्फ अब रूट रह गया, वो x0² और x² पे रह गया। सो ये ओमेगा जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मेरे पास जो शेप आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, से इंटीग्रल की लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक, ओमेगा यहाँ से जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा t। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा dx √x0² माइनस x²। सो ये मेरे पास इंटीग्रल आ जाएगा। अब सिंपली इंटीग्रल x0 से लेके x
डेल एक्स एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट विच इज इक्वल टू ओमेगा टी। मेरे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इंटीग्रल डेल एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं तो कांस्टेंट नहीं आएगा, जब इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं होती तभी कांस्टेंट आता है। हमारे पास लिमिट्स गिवन है तो कांस्टेंट नहीं आएगा, मेरा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो ए है वो हमारे पास एक्स नॉट है, सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट, इसकी अपर लिमिट एक्स है, लोअर लिमिट एक्स नॉट है। सो सबसे पहले जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह मैं एक्स ही पुट कर दूँगा अपॉन एक्स नॉट माइनस साइन इनवर्स ऑफ ये लोअर लिमिट पुट कर दूंगा एक्स नॉट अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक्स नॉट हैं। सो मेरे पास जो शेप आ जाएगी वो कुछ यूँ आएगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू ओमेगा टी। साइन इनवर्स ऑफ 1 बराबर होता है ओमेगा टी के, से साइन इनवर्स ऑफ 1 बराबर है π/2 के या 90 डिग्रीज के, क्योंकि साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 होगा 90 के बराबर। सो ये π/2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट विच इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ। अगर मैं दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो एक तरफ इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, ये साइन उस तरफ आ जाएगा, तो मेरे पास एक्स अपॉन एक्स नॉट आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सो यहाँ से एक्स नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एक्स मेरे पास आ जाएगा एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। इसको इक्वेशन 3 भी कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली एग्जाम्पल है। सो ये बेसिकली अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कौन सी, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर मेरा इनिशियल पॉइंट एक्स नॉट वाला है, सो जो एक्स पोजीशन मिलेगी वो एग्जैक्टली इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगी। ये जो आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा आया इस वजह से आया क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम से स्टार्ट नहीं लिया, हमने पर्टिकुलर एंड से स्टार्ट लिया है, अदरवाइज एग्जैक्टली शेप इसी को फॉलो करता है। सो ये पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट करता है फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम, जिसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, जिसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ओमेगा है। तो ये टाइम के साथ पोजीशन ऐसे वेरी करेगी, ये हम निकाल सकते हैं, सिंपल, बहुत ही आसान है। इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ये इनिशियल कंडीशन थी, हमने निकाल दिया। हम डायरेक्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के कर्व को देख के उसकी पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी मुझे गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी की शेप समहाउ यूँ बनती है, एग्जैक्टली ये दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स स्क्वायर को वेरी करवा के यू को प्लॉट करते जाओ तो एग्जैक्टली शेप यूँ बनती है। इसमें ये एक लिमिट होती है हमारे पास, इस लिमिट से आगे स्प्रिंग मूव नहीं कर सकता, जितना हमने स्ट्रेच किया उसी लिमिट में रहेगा। सो ये कहलाते हैं टर्निंग पॉइंट्स। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिंपली 1 डायमेंशन में है तो मैंने एक्स कंपोनेंट ले लिया, इसका रिज़ल्ट मुझे क्या आ जाएगा, हाफ के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा नेगेटिव के साथ, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली माइनस के एक्स आ जाएगा, f मेरे पास आ जाएगा माइनस के एक्स। सो ये मेरे पास जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स इधर लगेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स इधर लगेगा। फोर्स की शेप एग्जैक्टली ये है। जब x इज ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो f नेगेटिव होगा, जब x लेस देन 0 है, नेगेटिव की कोई वैल्यू है, तो डेफिनेटली मेरे पास f ऑफ x पॉजिटिव होगा। लेकिन दोनों केसेस में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम एंड ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्टली मेरे पास x 0 है, क्योंकि x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो फोर्स भी 0 होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही,
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली बराबर है हाफ के एक्स स्क्वायर के। अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो डेफिनेटली फोर्स भी ज़ीरो। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कोई भी नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर ये यहाँ से यूँ आ रहा है तो वो वेलोसिटी इसको आगे की तरफ ले जाएगी, अगर ये यहाँ से यूँ जा रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो आगे की तरफ ले जाएगी। सो पार्टिकल मूव्स बिटवीन द टर्निंग पॉइंट्स, पार्टिकल टर्निंग पॉइंट्स के दरमियान मूव करेगा, हुज लिमिट्स आर डिफाइंड बाय द टोटल एनर्जी, उसकी लिमिट्स जो है वो टोटल एनर्जी डिफाइन करेगा। जैसे जैसे उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज़ होगी टर्निंग पॉइंट्स मूव करेंगे फर्दर। टोटल एनर्जी इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं उस पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ वो ज़्यादा होगी, तो टोटल एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी जो ज़्यादा होगी। सो डेफिनेटली ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं ये मूव करेंगे फर्दर अपार्ट, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कह रहा है कि एज ई इंक्रीजेज टर्निंग पॉइंट्स मूव फर्दर अपार्ट, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेज बट मोशन इज़ ऑलवेज बाउंड। इस पर्टिकुलर केस में मोशन हमेशा से बाउंड रहेगा। मेरे पास एक और एग्जांपल है। सबसे पहले हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सॉरी जस्ट अ मिनट। ये एक पर्टिकुलर पोटेंशियल गिवन है। ये पोटेंशियल की जो शेप आ रही है वो समाव यहाँ से लेके यूँ आ रही है, इस पर्टिकुलर एनर्जी को हिट कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से यूँ नीचे आ रही है, एक वैली बन रही है, एक फिर दोबारा से एक दूसरी वैली बन रही है, फिर यूँ जा रही है। एक एनर्जी ये लेवल्ड है, दूसरी एनर्जी ये लेवल्ड है, तीसरी एनर्जी ये लेवल्ड है, चौथी एनर्जी ये लेवल्ड है। सो बेसिकली क्या है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D कंस्ट्रेंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 1D की पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए। द वेरियस वैल्यूज़ ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी आर गिवन। मैकेनिकल एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। सो यहाँ पे मुझे क्या कहता है कि कंसीडर द मोशन ऑफ द पार्टिकल, या एक पार्टिकल है या एक से ज़्यादा पार्टिकल से डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है, विथ डिफरेंट टोटल एनर्जीज इज इक्वल टू E0, E1, E2, E3। मुझे पता है कि वेलोसिटी की शेप मैं निकाल सकता हूँ, पहले भी मैंने निकाली हुई है, जो कि एग्जैक्टली आई थी √2/m(e−u)(x)। अब ये हमारे पास जितने भी केसेस हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, टोटल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर टोटल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये ब्रैकेट नेगेटिव आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब ये है कि v इमेजिनरी हो जाएगा, और क्लासिकल केस में ऐसा नहीं होता। तो हम डिफरेंट केसेस देखते हैं। जो हमारे पास पहला केस है, वो पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी इटसेल्फ E0 है। एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी इटसेल्फ E0 है, उसके रेस्पेक्ट से जो डिस्प्लेसमेंट बनता है या डिस्टेंस बनता है वो x0 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि द पार्टिकल स्टेज फिक्स्ड एट x0, पार्टिकल x0 से मूव नहीं करेगा आगे पीछे। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इट हैज़ ओनली पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नो काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिस पे ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, मूव नहीं करेगा, बिल्कुल स्टेबल होगा। इट इज़ एट बॉटम ऑफ द लोएस्ट वैली इन द सिस्टम, ये बिल्कुल जो लोएस्ट वैली है उसके बिल्कुल बॉटम पे है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो बिल्कुल स्टेबल होगा, उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल स्टेबल होगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। इससे मेरे पास कोई एक और पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E1 है,
एनर्जी E1 कहाँ लाया कर रही है? इसे एनर्जी E1 लाया कर रही है एग्जैक्टली यहाँ पर। ये एनर्जी E1 है। E1 के रेस्पेक्ट से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दो बनते हैं, एक ये बनता है, एक ये बनता है। क्योंकि ये E1 है तो इसको मैंने लेबल किया हुआ है x1, इसको मैंने लेबल किया हुआ है x1 प्राइम। सो पार्टिकल ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन द पॉइंट्स x1 एंड x1 प्राइम। पार्टिकल x1 और x1 प्राइम के दरमियान ऑसिलेट करेगा बैक एंड फोर्थ। इसकी जो इस पर्टिकुलर पॉइंट में किसी भी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी में से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस करेंगे तो मुझे इसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड द पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे हमारे पास दो टर्निंग पॉइंट्स हैं, एक टर्निंग पॉइंट x1 है, दूसरा वो टर्निंग पॉइंट x2 है। सो डेफिनेटली ये एक बाउंडेड मोशन है, बाउंड हुई है। टर्निंग पॉइंट्स x1 x1 प्राइम बाउंडेड मोशन है। सो पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन अ पोटेंशियल। सो हम बेसिकली बात कर रहे थे जब हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी एग्जैक्टली E1 बराबर है E1 के। E1 ये वाली एनर्जी बनती है जिसमें दो टर्निंग पॉइंट्स हैं। पार्टिकल बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इस पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होगी वो बेसिकली डिफरेंस आएगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ हम वो डिस्कस भी कर चुके हैं। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये इसके रेस्पेक्ट से जो दो डिस्प्लेसमेंट थे, लोअर पॉइंट को मैंने x1 कह दिया, अपर पॉइंट को मैंने x1 प्राइम कह दिया। सो ये दोनों टर्निंग पॉइंट्स हैं इस पार्टिकल के विथ एनर्जी E। सो टर्निंग पॉइंट्स x1 प्राइम है, ये एक बाउंडेड मोशन है। हम कहते हैं पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन अ पोटेंशियल वेल। इस किस्म के स्ट्रक्चर को, इस किस्म की पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल वेल जिसमें पार्टिकल बाउंड है। सो ये एनर्जी का एक वेल है जिसमें पार्टिकल बाउंड है। सो मेरे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो ये है कि मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E2 है। सो E2 एक ये शेप है, दूसरी ये शेप बनती है E2 की। सो इसको मैंने कह दिया है E2, इस पॉइंट को मैंने कह दिया E2 प्राइम, इस पॉइंट को मैंने कह दिया E2 डबल प्राइम, इसको मैंने कह दिया E2 ट्रिपल प्राइम। सो इसके अंदर हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, और वो क्या चेंज है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे पास 4 टर्निंग पॉइंट्स हैं। x2 प्राइम, x2 डबल प्राइम, x2 ट्रिपल प्राइम, 4 टर्निंग पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पार्टिकल कैन मूव इन वन ऑफ द टू वैलीज डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़ इनिशियली। सो पार्टिकल इस वैली में भी पाया जा सकता है, इस वैली में भी पाया जा सकता है, इसमें भी मूव कर सकता है, इसमें भी मूव कर सकता है। डिपेंड करता है कि इनिशियली वो कौन सी वैली में है। सो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि अगर ये मेरे पास क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम होता तो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल एक वैली से दूसरी वैली में जंप कर सकता है अगर उसकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। तो इस वैली में और इस वैली में अगर एनर्जी सेम है, दरमियान में कोई पोटेंशियल का पंप आ रहा है, कोई पोटेंशियल आ रहा है, पार्टिकल इस वैली से जंप कर सकता है इस वैली में। उसको क्वांटम मैकेनिक्स में हम कहते हैं टनलिंग। पार्टिकल टनल करता है एक वैली से दूसरी वैली में, लेकिन क्लासिकली ये अलाउड नहीं है। तो क्लासिकली पार्टिकल जिस रीजन में इनिशियली होगा उसी रीजन में इनिशियली भी रहेगा। तो चाहे वो ये मोशन हो, चाहे वो ये मोशन हो। उसके बाद हमारे पास एक और से पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E3 है। E3 बेसिकली बनती है ये वाली, इसके रेस्पेक्ट से जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा उसको हम कहेंगे x3 से 1 टर्निंग पॉइंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक यही टर्निंग पॉइंट है, आगे कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है।
से u of x is less than e3, u of x is less than e3, ये e3 है, u लेस है, लेस है, लेस है, लेस है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन x3, x3 से जितने भी बड़े x हैं उन सब के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस है देन टोटल एनर्जी जो कि e3 है. सो फॉर u of x is less than e3 for all values x greater than x3, पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स लेफ़्ट, जो पार्टिकल लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा होगा, जैसे इस वैली से मूव करेगा, इस वैली से मूव करेगा, इस वैली से मूव करेगा, सो उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ की वैल्यू होगी. वेलोसिटी उसकी फिक्स नहीं रहेगी. पार्टिकल मूविंग टू द लेफ़्ट वेरीज इन स्पीड एज इट पासिस ओवर द वैलीज़. जैसे जैसे वो डिफरेंट वैलीज़ के थ्रू पास होता रहेगा उसकी स्पीड पार्टिकल की चेंज होती रहेगी. अब पार्टिकल की स्पीड क्यों चेंज होती रहेगी वो हम यहाँ से देख सकते हैं. अगर आप लोगों को याद है तो पार्टिकल की स्पीड जो है वो बराबर है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, अगर पार्टिकल इस रीजन से आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है. जैसे जैसे u ऑफ x चेंज होगा एनर्जी चेंज होगी. ये सॉरी एनर्जी तो कांस्टेंट है. जैसे जैसे ये चेंज होगा ये रूट चेंज होगा, डेफिनेटली पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी. सो जैसे जैसे इवन वो ऊपर से जा रहे हैं उसकी एनर्जी कुछ और है, लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल के डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान से पास होगा उसकी स्पीड चेंज होगी. सो दोबारा से देख लेते हैं. मूविंग पार्टिकल मूविंग टू लेफ्ट वेरीज इन स्पीड एज इट पासिस ओवर द वैलीज़. जैसे वो वैलीज़ के ऊपर से पास होगा उसकी स्पीड चेंज होगी. इट रिवर्सेस द डायरेक्शन एट x इज इक्वल टू 3 एंड मूव्स विथ x ग्रेटर देन x3 इनडेफिनेटली. पार्टिकल लेफ़्ट की तरफ आ रहा है एट पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट बैक होगा. ये उसका टर्निंग पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के. उस वक्त उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. तो ये उसका टर्निंग पॉइंट है. यहाँ पे फॉर मोमेंट रुकेगा फिर वापस की तरफ जाएगा. जब वापस जाएगा तो ये एक इनडेफिनेट मोशन है. फॉर ऑल x ग्रेटर देन x3 उसको कोई भी आगे उसकी बाउंड स्टेट नहीं है, अनबाउंड स्टेट है. डेफिनेटली वो मूव करता जाएगा और वापस कभी भी नहीं आएगा. सो इट रिवर्सेस द डायरेक्शन एट x इज इक्वल टू x3 एंड मूव्स विथ x ग्रेटर देन x3. अब इस रीजन में मूव करेगा वेयर x इज ग्रेटर देन x3. इट नेवर रिटर्न्स, वो कभी भी वापस नहीं आएगा. ये एक अनबाउंड मोशन है. सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है, दूसरा टर्निंग पॉइंट नहीं है, आगे की तरफ चलता जाएगा. सो ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम था. उसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम 2 पॉइंट्स पे आता है. मैं एक और भी चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ से ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बेसिकली अब हम इस सेम प्रॉब्लम में बात करेंगे इक्विलिब्रियम की. बेसिकली 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं. एक को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एक मेरा ये पॉइंट है, ये बिल्कुल स्टेबल है, इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम की ख़ास बात क्या होती है कि पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में मूव करे या इस डायरेक्शन में मूव करे तो दोनों केसेस में पार्टिकल पे फोर्स यहाँ से यूँ लगती है और यहाँ से यूँ लगती है. उसको मूव करवाते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे इक्विलिब्रियम है. सो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. से मेरे पास ये इक्विलिब्रियम में हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं x नॉट. x इज इक्वल टू x नॉट एक पॉइंट है. फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ x नॉट acts to return the particle to x naught स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो पार्टिकल इस फोर्स इस तरीके से एक्ट करती है इस इक्विलिब्रियम के दोनों पॉइंट्स पे कि ये वापस रिटर्न करे पार्टिकल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे. इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. जब कभी भी हमारे पास वेल शेप्ड होती है, उस वेल शेप में बिल्कुल वेल के बॉटम पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है. पार्टिकल इस तरफ मूव करे या इस तरफ मूव करे, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लग के पार्टिकल को यहाँ वापस लाएंगे. जो दूसरा पॉइंट है वो बेसिकली ये वाला पॉइंट है. इसको मैं कह देता हूँ डिस्प्लेसमेंट को XP. ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है. इस पे दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, लेकिन वो इसको इस पर्टिकुलर पोजीशन से हटाने के लिए कि पार्टिकल इस पोजीशन से मूव कर जाए, यहाँ इधर या इधर,
यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाया जा रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ फोर्स लग रही है, इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से हटाया जा रहा है तो ये भी इक्विलिब्रियम। सो फोर्स ऑन x is equal to xp, force on either side of xp acts to move the particle away from xp। इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ये ख़ास बात है, ये जो पॉइंट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है जिस पर फोर्स दोनों डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लगेगी, पार्टिकल को इस पॉइंट पर वापस लाने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से हटाने के लिए लगेगी। सो जो वैली के बॉटम पे जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमारे पास अगर कोई पीक है, कोई बम्प है, उसके टॉप पे जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो मैथमेटिकली स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम कैसे निकाल सकते हैं? से हाउ डू वी टेल इफ़ एन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज स्टेबल और अनस्टेबल? सो मैथमेटिकली हम बेसिकली डबल डेरिवेटिव देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। सो डबल डेरिवेटिव मुझे क्या बताएगा? डबल डेरिवेटिव अगर मेरे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है सो वो बेसिकली ये वाला मुझे पॉइंट देगा कि पोटेंशियल मिनिमम है। अगर पोटेंशियल मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, सो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है सो पोटेंशियल मेरे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। सो ये कंडीशन है। अगर डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम बॉटम पे हैं। अगर डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव है तो हम बेसिकली टॉप पर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास डबल डेरिवेटिव एग्जैक्टली ज़ीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट है, उस पर्टिकुलर रीजन में कांस्टेंट है, जैसा कि एग्जैक्टली हमें ये वाला रीजन बताया गया है। इस पर्टिकुलर रीजन अगर स्ट्रेट लाइन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव मुझे कुछ भी नहीं देगा, वैनिश हो जाएगा। उस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही, ये एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इस एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी एक और की पोटेंशियल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से, जिसमें फोर्सेस होती हैं। फोर्सेस आर डायरेक्टली अवे फ्रॉम x इज इक्वल टू एक्स पी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। जैसे हमारे पास एक छोटा सा केस है मैस स्प्रिंग सिस्टम का, ये उसका इक्विलिब्रियम, ये उसका 0 पॉइंट है, इक्विलिब्रियम है। मैं उसको उठा के यहाँ ले गया, ये भी एक तरह से इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स उसको आगे तक खींच रही है, दूसरी रेस्टोरिंग फोर्सेस को इस तरफ खींच रही है। ये दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही हैं कि इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से दूर हटाया जाए। ये फोर्स लग रही है कि इसको अवे किया जाए, ये फोर्स लग रही है इसको इस तरफ अवे किया जाए। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हालांकि ये जो पॉइंट कहलाता है ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो शेप आएगी वो समहाउ एग्जैक्टली यूँ आएगी। सॉरी, ये हटा दें। सो ये पीक है अगैन, इसमें यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, इधर लग रही है या इधर लग रही है, वो इस पॉइंट से हटाने के लिए, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो मेरे पास एक और प्रॉब्लम है छोटा सा, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है आज का। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं 2 पार्टिकल मॉडल है। ये बेसिकली किसी भी बाउंड स्टेट का, से मेरे पास 2 पार्टिकल मॉडल है किसी भी बाउंड स्टेट का। 2 पार्टिकल हैं जो कि बाउंड टुगेदर हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बाउंड है। सो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की शेप है इस बाउंड स्टेट की फॉर 2 पार्टिकल मॉडल, वो समहाउ यूँ आएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यूँ मैक्सिमम होगी, आएगी आएगी आएगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट बेसिकली 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट से एक नेगेटिव की डायरेक्शन में करेगी, एक हल्का सा वेल बनाएगी, वैली बनाएगी, उसके बाद यूँ जाएगी एसिम्प्टोटिक बिहेवियर से दूर जाके 0 को हिट करेगी फॉर लार्ज आर। ये पर्टिकुलर शेप बनती है अगर मेरे पास कोई भी 2 पार्टिकल मॉडल है। अगर कोई बाउंड स्टेट बनती है तो उस केस में
हमारे पास सबसे पहले ये जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर एनर्जी के रेस्पेक्ट से ये पर्टिकुलर एनर्जी ई नॉट, इसके रेस्पेक्ट से जो पर्टिकुलर डिस्टेंस बनता है उसको हमने कहा हुआ है आर नॉट। ई नॉट नेगेटिव है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है व्हेन देयर सेपरेशन इज आर नॉट। अगर इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन या इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी हो इस शेप को फॉलो कर रही है, सो अगर पार्टिकल के पास ई नॉट है तो ये बहुत ही स्टेबल स्टेट है जिसमें दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला होगा वो एग्जैक्टली आर नॉट होगा, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है। फिर एक और स्टेट है ये वाली स्टेट जिसको मैं E1 कह रहा हूँ, इसमें दो टर्निंग पॉइंट्स हैं, एक ये टर्निंग पॉइंट है, एक ये टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। डिस्टेंस R1, इसको मैंने, क्योंकि ये E1 है तो इसको मैंने R1 कहा हुआ है, इसको मैंने R1 प्राइम कहा हुआ है। डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान वेरी करता रहेगा। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक छोटा सा केस है जिसमें हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। अब अर्थ और सन के दरमियान का डिस्टेंस लगातार चेंज होता रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, मिनिमम डिस्टेंस ये है, इसको आप R1 कह दें, इसको आप R1 प्राइम कह दें। सो ये टू पार्टिकल बाउंड स्टेट है। इसमें इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कभी वेरी करता है, वेरी करता है, वेरी करता है, वेरी करता है। मिनिमम डिस्टेंस दोनों के दरमियान ये है, मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के दरमियान ये है। सो ये कुछ इस किस्म की शेप बनेगी विद दिस एनर्जी। हमारे पास दो बाउंड पार्टिकल हैं जिनमें मिनिमम सेपरेशन इतनी है, मैक्सिमम सेपरेशन इतनी है, और पार्टिकल लगातार मूव करते रहेंगे। ये कम डिस्टेंस है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, पार्टिकल लगातार एक दूसरे के साथ मूव करते रहेंगे, इनकी सेपरेशन चेंज होती रहेगी, कभी भी फिक्स नहीं रहेगी, और इन दो डिस्टेंसेस के दरमियान मूव करती रहेगी। अगेन ये भी एनर्जी इसकी नेगेटिव है, ये स्टेबल बाउंड तो है लेकिन मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं है। इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसमें बाज़ औक़ात पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज़ करता है, अगेन और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, जो कि स्टेबल स्टेट आती है। उसके बाद से मेरे पास एक और एनर्जी है जिसमें E=2, जो कि ज़ीरो एनर्जी को हिट कर रहा है। एग्जैक्टली ये 2 जो है वो ज़ीरो एनर्जी है, जो कि अनबाउंड स्टेट कहलाती है। अनटिल एंड अनलेस पार्टिकल पोटेंशियल के वेल में बाउंड है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। जैसे ही उसकी एनर्जी इस बाउंड स्टेट से ऊपर जाएगा, उसकी एनर्जी या तो ज़ीरो हो जाएगी या पॉजिटिव हो जाएगी। सो ज़ीरो एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं अनबाउंड स्टेट को, नेगेटिव एनर्जी रिप्रेजेंट करती है बाउंड स्टेट को। जस्ट फॉर आवर एक्सप्लेनेशन मैंने एक छोटा सा केस लिया है, जो कि एग्जैक्टली क्लासिकल केस है तो नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स का केस है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इन दोनों की बाउंड स्टेट होती है, जिसमें मोस्ट स्टेबल स्टेट जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिसमें उसका रेडियस जो होता है वो बोहर रेडियस के बराबर होता है। ये मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है जिसमें n=1 होता है। फर्स्ट शेल की हम बात कर रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर अगर पॉइंट को देखें, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस को देखें, सो उन दोनों के दरमियान जो इन दोनों के दरमियान जो मेरा ख्याल इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो एग्जैक्टली ये है, उनकी एनर्जी एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये है। सो ये एनर्जी कहलाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिस्टेंस कहलाता है बोहर रेडियस। ये मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। फिर अगर हम देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो बाउंड स्टेट तो ये भी होती है, इसमें आर कांस्टेंट नहीं होता, हल्का सा वेरी करता रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी की शेप समाव कुछ यूँ वेरी करती है, लेकिन वो बहुत ये वाली स्टेज होती है जिसमें आर बहुत कम होता है, जो कि वेरी करते हैं। लेकिन यूजुअली बाउंड स्टेट में दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन, दो पार्टिकल्स के दरमियान सेपरेशन वेरी करता रहता है। सो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जैक्टली ये केस नहीं है जिसमें ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। बाउंड स्टेट तो है, नेगेटिव एनर्जी है, उसके बाद बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी की सारी बाउंड स्टेट हैं। अनटिल एंड अनलेस पार्टिकल एनर्जी E=0 को हिट करता है, जो कि एक अनबाउंड स्टेट होती है। उसके बाद पार्टिकल फ्री है, पार्टिकल्स आर नो मोर बाउंड। अनटिल एंड अनलेस पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि वो बाउंड है। सो
आज का लेक्चर यहीं तक है, जिसमें हमने बेसिकली देखा डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स के बारे में। थैंक यू।